bachcho, how are you all? Fine? I hope all well. So in this video, we discuss question number 11 to 15 of NCERT of first chapter only. So I am Radha Jain, I am your physics teacher और मिलके हम करेंगे न्यूमेरिकल. तो नोटबुक पेन लेना ना भूलें बच्चे, साथ में करते हैं क्वेश्चंस. So first question is, question number 11 is, a polythene piece wrapped the wool is formed to negative charge of 3 into 10⁻⁻⁷ coulomb. अब क्या बोलते हैं, estimate the number of electron transfer from which to which. सिंपल सी बात है कि जब हमने एक पॉलिथीन पीस एक पॉलिथीन पीस था, उसको वूल से हमने रब किया, तो पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. वो है 3 into 10⁻⁷ का. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब हुआ कि वूल ने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए. जहां पर भी नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है. अब ये बोलते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे. तो हमें क्वांटाइजेशन मालूम है, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होते हैं. Q इज इक्वल टू एन ई, एन निकालना है हमें. Q अपॉन कितना आ जाएगा, E. देखो जरा Q चार्ज कितना है, Q चार्ज है 3 into 10⁻⁷, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है 1.6 into 10⁻⁹. एज यूजुअल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, पावर. ये -7 है, -7 है प्लस है, जो आसान लगे वो किया करो बेटी. 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 12, पर ऊपर चला जाएगा तो n कितना आ जाएगा हमारा 3, 10⁻12 और 1.6. 1.6 से एक पॉइंट हटा के 0 कर लो, फटाफट सॉल्व कर देते हैं. 2 से 8 और ये 15. अब डिवाइड कर दो, इसको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट नहीं चलेगा क्योंकि आपको नंबर निकालना है ना. तो 8 1 जा 8, यहाँ रह गया 7.0, 8 8 जा 64, यहाँ रह गया 6, अगेन 0, 8 7 जा 56, 4, अब 0 आ जाएगा. 8 5 जा 40. मीन्स जो n का नंबर आया दैट इज अ 1.875 इंटू 10⁻12. यदि पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता बेटा तो हमें क्या प्रॉब्लम आती. हमें ये नहीं पता चलना था कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, whether it is possible, discharge is possible or not. यदि क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा क्या होता है इंटीजर, मतलब जब पूरा डिवाइड हो तो पूरा 40 डिवाइड हो गया, मतलब आंसर आ गया हमारा n इज इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻12. ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्या बोलते हैं, so the question is there a transfer of mass from wool to polythene. अब जब वूल से हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना मास तो है, चाहे कम है पर है. तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मास भी आएगा साथ में. इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, यस. अब आएगा कितना मास, तो m इज इक्वल टू n और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन. n कितना आया, पुट करेंगे वैल्यू, गुड गुड गुड. 1.875 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना था 10⁻12. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg. देखो 12 है, 12 को यहाँ प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है. तो 12 से मैंने कैसे कर लेती हूँ मैं, मान लो 10 होता, 10 थोड़े आसान हो जाते हैं. तो कितना बचना था -21. 21 में से 2 करो कितना बच जाएगा -19. अच्छा 9 और इसको मल्टीप्लाई करो 9.1 को, आंसर क्या आएगा अप्रॉक्सीमेटली, करो 987 इंटू 10⁻19 और इसको लिख सकते हैं 1.687 10⁻18 kg. आंसर इज 1.687
687 -80 kg कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, इंसुलेटेड है मतलब अभी आपस में इंट्रैक्शन नहीं है, ए एंड बी, एंड उनके सेंटर का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज 50 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलते हैं, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻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 अब रेडी ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये बात क्यों लिखी, ताकि इनको हम ऐसे पॉइंट चार्ज मान पाए। यदि ये स्फीयर थे, यदि ये बहुत बड़े होते सेपरेशन से, तो हम उनको पॉइंट चार्ज नहीं मान पाते और हमें कूलम्स का नहीं लगा पाना था। पर उन्होंने क्या बोला है, रेडी इनकी बहुत कम है, इनके बीच का सेपरेशन, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कूलम्स लॉ लगाना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁹, दोनों चार्ज बराबर हैं, 6.5 10⁻⁻⁷, दूसरा भी 6.5 इंटू 10⁻⁷, R कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 को क्या बना लोगे आप 10⁻⁻² मीटर, और एक जीरो यही कर देंगे आप, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁻1 मीटर बन जाएगा। इसका स्क्वायर है, मैं एक साथ ही 2 बार क्यों लिख लेती हूँ, ताकि कैलकुलेशन में जल्दी से आसान हो जाए। 10⁻⁻1, सबसे पहले एज यूजुअल पावर, ये -7 की है, कितनी है 9, तो यहाँ कितना बच जाएगा प्लस का 2, और यहाँ +2 होगा, तो 10⁻⁻5, ये 1 ये -2 और ऊपर जाके प्लस होके ये बन जाएगा हमारा 10⁻⁻3। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 से 1.3, इस 5 से भी 1.3, अब देखो ज़रा 9, 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 और 10⁻3। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। 13 का स्क्वायर आप लोग को मालूम है, 12 का स्क्वायर होता था 144, तो यदि मैं यहाँ पर 1.2 कर दूंगी तो 1.4 आ जाएगा। वैसे ही 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 1.3 कितना आ जाएगा 1.69, कितना आ जाएगा 1.3 1.69, डू इट, 9 मल्टीप्लाई 1.69 इंटू 10⁻⁻3, और थोड़ा अप्रॉक्स करना है तो 1.69 का लो 1.7, और 17 का एक ही टेबल है 9 से, आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी, तो यदि इसको मैं 1.7 ले लूँ तो 17 9 जा 153, और एक पॉइंट यहाँ पर है तो 15 आ गया। 10⁻2 एक पॉइंट और इधर कर देते हैं, 10⁻3 था बेटे, है ना, तो कितना आ जाएगा 1.53 इंटू 10⁻2 न्यूटन, फोर्स पूछा है हमसे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.53 इंटू 10⁻2 न्यूटन। अब इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल above amount, the distance between them is half। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। फोर्स का फॉर्मूला कितना था हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। अब चार्ज बोला ना डबल, तो मैंने फोर्स F डैश कर दिया, K कर दिया, और Q को कर दिया 2Q, दूसरे को भी 2Q कर दिया, और R क्या बोला ना हाफ, तो R/2 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। अब F डैश कितना आ जाएगा हमारा K Q स्क्वायर, और ये 4, और R स्क्वायर, ये भी 4 ऊपर चला गया, मतलब जो मेरा F डैश आ गया वो कितना आ गया, F डैश हमारा 16K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और K Q स्क्वायर R की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। F कितना था, जो F डैश आएगा दैट इज
16 टाइम्स ऑफ द एफ, 16 टाइम्स ऑफ द एफ। जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो 16 मल्टीप्लाई 1.53 इंटू 10⁻² न्यूटन। यदि बिल्कुल टाइम खत्म हो जाता है आपका तो आप अप्रॉक्स कैसे कर लेंगे, इसको 1.6 कर लेंगे और 16 का स्क्वायर, 16 कितना होता है हमारा 15 का होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ एक ये है और एक ये है, तो हमारा आपके हिसाब से 25.6 इंटू 10⁻² न्यूटन आया। अब ये तो हमने कब किया, जब हमने इसको क्या ले लिया, हमने 16 ले लिया अप्रॉक्सीमेटली। यदि हम नहीं लेते या कैलकुलेशन करने के लिए तो आप 24.8 तक कर दो 10⁻² और 2.48 इंटू 10⁻1 न्यूटन। और चाहे तो एफ डैश को और क्या ले सकते हैं हम लोग 0.248 न्यूटन। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या बता दिया आप लोगों को, 16 1.53 है, आप 16 से 1.53 को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर वैल्यू नहीं चेंज करेंगे पर मन में आप 16 मान लो, तो 256 तो ज़्यादा आना था, ये लाइन नहीं लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 256 है, पर ये तो वैल्यू थोड़ी कम थी तो मैं थोड़ी वैल्यू कम कर दी 24.8 कर दी, पर ये प्रैक्टिस से आता है कितना थोड़ा कम करना है, और ये फिर हमारी 0.248 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा 0.248, और यदि नहीं समझ आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन 12 का ही कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, स्फीयर ए एंड बी आइडेंटिकल साइज थे, थर्ड स्फीयर है सेम बट अनचार्ज, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। पहले हमारा स्फीयर ए था और एक स्फीयर हमारे पास बी था। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर रहे हैं। इस पे चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 था, यहाँ पर भी चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 था। अब बोलते हैं कि स्फीयर है वो अनचार्ज है, आइडेंटिकल साइज है। आइडेंटिकल देने का क्या मतलब है कि जब साइज बराबर होती है दोनों में चार्ज बराबर आएगा, यदि साइज अलग होगी तो चार्ज बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने एक अनचार्ज स्फीयर लिया है सी, इसको हमने टच किया, तो टच करने से क्या हो गया, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और ये अनचार्ज था स्फीयर, डिवाइड बाई 2, तो 2 कितना आ जाएगा 3.25 इंटू 10⁻7 कूलम। ये चार्ज आ गया हमारा कौन सा स्फीयर पे, स्फीयर सी पे, इसको नाम मैंने सी दे दिया है। फिर बोलते हैं ब्रॉट कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। और फिर उसके बाद सी को यहाँ से हटा के सी इसके कांटेक्ट में आ गया, बी के कांटेक्ट में आ गया सी। तो सी पे बी पे कितना चार्ज था मेरा 6.5 10⁻⁻7 था, इस पे 3.25 इंटू 10⁻⁻7 चार्ज आ गया। अब फिर यहाँ से उन्होंने हटा ही दिया, यहाँ से यहाँ पर सिर्फ हमारा फिर ए और बी ही रह गया, पर इसके कांटेक्ट में आने से बी का तो चार्ज चेंज हो गया। अब ये जो चार्ज आया ये किसका चार्ज आया हमारा, क्यू ए डैश और क्यू सी का आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3.25, 6.5 इंटू 10⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻⁻7, एक चार्ज बी और सी, और इनको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये चार्ज किसका आ जाएगा क्यू बी डैश, बी डैश मतलब बाद में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10⁻⁻7 तो मैंने कॉमन ले लिया, और ऐड होके कितना हो जाएगा हमारा 9.75/2।
अब देखो कितना आ जाएगा, 2 से 2 से 4 2 से 8 1 आ गया, 2 16 और 7 और 5 10⁻⁷ कूलम। तो कितना आ गया हमारा चार्ज, 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब क्या बोलते हैं ये, फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। मतलब क्वेश्चन था कि दो स्फीयर थे जी, उनके ऊपर इतना इतना चार्ज था, फिर हमने क्या किया, एक स्फीयरलाइज सी आइडेंटिकल साइज से उसको टच कर दिया, तो दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, बराबर बराबर आ गया। फिर अब इसमें पहले तो अनचार्ज था तो 0 ले लिया, अब इसके बाद इसमें कितना चार्ज आ गया मेरा 3.25, फिर बी से टच किया, जब बी से टच किया तो दोनों में फिर चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों होगा बराबर, क्यों, क्योंकि साइज क्या है, आइडेंटिकल। यदि साइज आइडेंटिकल नहीं होती तो चार्ज बराबर नहीं होना था, बड़े में ज्यादा चार्ज होता, छोटे में कम, और कितना होना था वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस चैप्टर में। ये अब एक के ऊपर ये वाला चार्ज आ गया, एक के ऊपर ये चार्ज आ गया, अब इनके बीच फोर्स निकालना है। पहले फोर्स हमारा इतना था, मैंने पहले 12 क्वेश्चन का आंसर लिख के रखा हुआ है। अब फोर्स का फॉर्मूला कितना है हमारा, F इज इक्वल टू अगेन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस केस में आप लोग क्या लिख देंगे, QA डैश और QB डैश पुट कर दो, 9 इंटू 10⁹ QA कितना है हमारा 3.25 इंटू 10⁻⁷, QB कितना है 4.875 इंटू 10⁻⁷, और R कितना है हमारा, सेपरेशन कितना दिया था क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर। तो हमने R को कैसे लिखा था, 50 सेंटीमीटर था, ऐसा यूनिट बनाते हैं हमेशा। तो सेंटीमीटर को क्या किया था हमने, 10⁻² मीटर किया था, और एक 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1। नाउ पुट द वैल्यूज, इसका स्क्वायर कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, 25 इंटू 10⁻²। एज यूजुअल यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, -7 है, इसमें ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 2 बना, और यहाँ पर -2 है, माइनस का 5 बना, फिर ये प्लस है, ये माइनस का 3 बना यहाँ पर। अब एक बार लिख लेते हैं वैल्यू, थोड़ा साफ काम दिखेगा, 9 3.25 4.87875 और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 10⁻⁻25 है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर निकालू बेटे मैं, 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9 3 27 होता है और 25 है, तो यहाँ पर करीब 1.2 तक ही बचेगा, और यहाँ 4 है तो 12 4 का कितना होगा 48, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 5.5 तक होगा। फिर मैं एक बार मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो एग्जैक्ट कितना है। यहाँ पर हमारा 4.8 है, यदि मैं इसको 5 कर दूं तो 5 और 12 कितना होता है, 12 5 60, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5.8 तक होगा आंसर। सो इट इज अराउंड 5.529 अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया, और आंसर भी वही है 5.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कैलकुलेशन था, गॉट इट। मेन कंसेप्ट ये था कैसे कैसे हमने की। और भी चार्ज टच हो सकता है बाय चांस, हमें कैसे क्वेश्चंस दे दिए हैं, उस करो में कैसे क्वेश्चंस दे दिया है, एक चार्ज के ऊपर +Q चार्ज है और एक -Q है, और उनको टच कर दिया तो हमारा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये +Q है और कितना है -Q, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 0। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, पर साइज क्या होनी चाहिए आइडेंटिकल। और ऐसे सपोज ऐसे टच वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सपोज करो एक ऊपर चार्ज कितना है +Q, कितना मेरा -Q, हम बोलेंगे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या आ जाएगा 0। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हमने ऐसे करके निकाल लेना। मान लेते एक ऊपर कितना चार्ज है +2Q है, और एक ऊपर कितना है -Q है, हमने टच कर दिया तो नेट चार्ज क्या बन गया हमारा 2Q -Q, कितना बच गया हमारा Q, दोनों को सेपरेट कर दिया
तो उसके ऊपर q/2 आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा q/2. इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज figure shows track of the three charged particle in uniform electrical field. Give the sign of three charges. इन तीनों के हमें साइन बताने हैं. अब बिल्कुल बेसिक चीज तो हमें बिल्कुल समझ आ गई कि जो पार्टिकल 1 है, जो पार्टिकल 1 तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. कैसे पता चला? सॉरी, जो पार्टिकल 1 है वो तो हमारा पार्टिकल 1 एज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. क्यों नेगेटिव है? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया. और जो पार्टिकल सेकंड है वो भी हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, कि वो भी कहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ. जो पार्टिकल थर्ड है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ? नेगेटिव की तरफ. मतलब उसका चार्ज आ गया पॉजिटिव. ये बात तो क्लियर हो गई. सेकंड पूछा है हमें कि किस पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है. मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो किस पार्टिकल का ज्यादा है. तो यहाँ पर हम एक चीज निकालेंगे कि किस पार्टिकुलर डिफ्लेक्शन ज्यादा है. डिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, कंसेप्ट देखती हूँ पहले मैं. एक कोई है और ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है. मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर किया और ये जाके यहाँ पर ऐसे आ गया. तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से ये डिस्टेंस कितना है हमारा. मान लेते हैं y डिस्टेंस है. तो यदि आप ध्यान से +1 क्लास को एनालिसिस करें तो पाथ प्रोजेक्टाइल की तरह लग रहा है. तो हम y इज इक्वल टू, यदि मैं y इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t² करूं तो वर्टिकल वेलोसिटी तो उसकी हॉरिजॉन्टल थी, यह चीज तो 0 आ जाएगी. हाफ आ गया. और एक्सलेशन, यदि ये वाली प्लेट हमारी प्लस है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई हमारी. फोर्स कितना लग जाएगा हमारा? F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स अभी हम सीख चुके हैं QE. और यदि हम इसको मास इनटू एक्शन कर दें तो QE, और जो एक्शन आ जाएगी वो QE अपॉन M. वो किस डायरेक्शन की? जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फोर्स हुआ तो ये मतलब AY. तो कितना आ जाएगा? QE अपॉन M. और ये आ जाएगा T². अब T क्या हुआ? मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर X चलता है. कितना चलता है? X चलता है. तो X का फॉर्मूला कितना आएगा हमारा? X इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT². हाफ AXT². और AX तो क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. तो T की वैल्यू आ जाएगी हमारी X अपॉन U. ये जो फॉर्मूला बना हमारा, ये क्या बन गया हमारा? Y इज इक्वल टू हाफ Q अपॉन M. मैंने ब्रैकेट कर दिया कि हमें चार्ज अपॉन मास निकालना है. Q अपॉन M E, और T की जगह आ जाएगा X² और U². मतलब जो Y आया हमारा हाफ Q अपॉन M E X² और U². अब देखते हैं क्या किसके लिए Q अपॉन M ज्यादा होगा. इस पर्टिकुलर केस के लिए तीनों पार्टिकल के लिए हमने सभी की वेलोसिटी क्या ली बेटा? सेम. U सबके लिए सेम ले लिया. सेम प्लेट है प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या आ गया? सेम. डिस्टेंस भी क्या ले लिया? सेम. मतलब कहने का मतलब आ गया हमारा जो Q अपॉन M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y. जिस पार्टिकल में ज्यादा डिफ्लेक्शन है उसका Q अपॉन M ज्यादा है. अब ज्यादा डिफ्लेक्शन कैसे पता चलता है वो देखते हैं हम. अब यहाँ तो 1 और 2 में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है. कैसे नहीं आ रही है 1 और 2 में? देखो, यदि ये पार्टिकल यहाँ मुड़ा, इसका मतलब है
यहाँ कहीं ऐसा बन गया है ना बेटे, मान लेते हैं, तो इसकी रेडियस ये आएगी, और ये कहीं और ज़्यादा जाएगा, बड़ा बनाएगा, तो इसकी रेडियस और ज़्यादा आ जाएगी, और इसकी रेडियस तो और भी ज़्यादा है कहीं। इसका मतलब डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है बेटे, हमारा 3 में, फिर उससे कम 2 में, उससे कम 1 में। तो डिफ्लेक्शन जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में हो गया बेटे हमारा, हाँ सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में हो गया हमारा, 3 में, फिर उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो जो आंसर आया हमारा, चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे ज़्यादा 3 का, फिर उससे कम 2 का, फिर उससे कम 1 का, उससे कम 1। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर क्या समझ आया आपको कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन y। अब डिफ्लेक्शन किस में ज्यादा नजर आया आपको, 3 में सबसे ज्यादा, तो आप क्या लिख दोगे, Q अपॉन m ऑफ 3 इज ग्रेटर देन द Q अपॉन m ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द Q अपॉन m ऑफ 1। इनका डिफ्लेक्शन यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे, आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। सो नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं ये। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया है हमें। इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। What is the flux of this field to the square of side 10 centimeter whose plane is parallel to the yz plane। मतलब जो स्क्वायर है वो हमारा y और z प्लेन में है, y और z प्लेन में है, और यहाँ पर I दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ दिया, I में दिया है। सबसे पहले हम फ्लक्स समझते हैं, फ्लक्स क्या होती है। तो फ्लक्स को हमने निकाला था, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होती है हमारी E डॉट ds किया करते थे, मतलब एरिया किया करते थे। अब यहाँ पर या A भी लिख सकते हैं आप, E इज इक्वल टू, पर स्मॉल क्वांटिटी होती है एक्चुअली, बहुत बड़े एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। हमें यह समझना है थीटा किसके बीच एंगल है, थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया। अब लोग एरिया की क्या डायरेक्शन होती है, तो आपने पढ़ा है ये कि एरिया की डायरेक्शन होती है, यदि हमारा प्लेन एक सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जो नॉर्मल होगा जेड प्लेन, एरिया क्या बताएगा, डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। मान लो सपोज करो ये प्लेन है, तो ये जो पेन है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एरिया। यदि मान लो ये प्लेन है तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो स्क्वायर दिया है वाई और जेड प्लेन में दे दिया है। मतलब जो हमारा एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा जो हमारा एरिया निकलेगा, एरिया ए स्क्वायर तो निकला, पर साथ में डायरेक्शन क्या जाएगी, वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या बचा, एक्स, मतलब आई कैप। तो ये कितना 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10⁻², 10 इंटू 10⁻² और आई कैप। अब 2 0 2 चले गए, मतलब 10⁻² आई कैप आ गया। अब फ्लक्स कितनी है बेटे हमारी, फ्लक्स निकालनी ए ऑप्शन। देखो बेटे क्या है फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू मालूम है ई डॉट ए, बस मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं है। ई कितना है 3 इंटू 10⁻³, ये भी आई है, ये भी 10⁻² कितना आई, आई डॉट आई कितना होता 1, -2 की पावर कट जाएगी, 3 इंटू 10 आ जाएगा, -2 कट गया, मतलब कितना आ जाएगा 30। फ्लक्स की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन इलेक्ट्रिकल फील्ड की पर कूलम।
और मीटर, और जो साइंटिस्ट के नाम पे रखी है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। फ्लक्स यूनिट क्या होती है? वेबर। तो फ्लक्स यूनिट क्या हो गई? न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, वेबर जो हमारी यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। वेबर किसकी होती है यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेबर मत लिख देना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी थी? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ए पार्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछते हैं बेटे? बी पार्ट। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 विद द एक्स एक्सिस। हमें फ्लक्स निकालना है। यदि नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 एंगल विद द एक्स। भी नहीं है बेटे, ये कैसे खुल जाएगा यहाँ पर हमारा? पाई इज इक्वल टू बी ऑप्शन कैसे निकालेंगे? सो बी पार्ट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बस एंगल का ध्यान रखना है। इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 विद द एक्स एक्सिस। प्लेन का जो नॉर्मल है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? मान लेते हैं हमारा एक्स है और प्लेन का नॉर्मल कितना बना रहा है? 60। हमें तो इसी डायरेक्शन का चाहिए ना। तो एरिया मतलब एरिया कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉस 60। हमें तो अलोंग द एक्स ही चाहिए ना। डायरेक्ट 60 यहाँ पुट कर दो। ई कितना आ जाएगा हमारा? ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ एरिया इज 10⁻⁻² और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 इज हाफ। 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई हाफ, 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कितना है? 15 न्यूटन कूलम पर मीटर। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 to 15। 2-3 नए कंसेप्ट है, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं डिक्टो क्वेश्चन आते हैं, पर पैटर्न यही होता है। तो एप्लीकेशन और ज़्यादा अच्छी बनानी है। इट विल कम बाय द प्रैक्टिस ओनली। सो डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। जितनी आप मेहनत कर सकते करें, खुश होकर काम करें और वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।